तो बंदा कैसे हो आप लोग? बोलना बिड़ू बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। मैं बताऊं, मैं भी एकदम शानदार। दोस्तों, रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी जनवरी 26 में कुछ अमेंडमेंट्स है। सी फाइनल ऑडिट में पंजे अमेंडमेंट है, पंजे के पंजे अमेंडमेंट्स अपन देखेंगे, जो बहुत छोटे छोटे हल्के फुल्के अमेंडमेंट्स है, बट इसमें छुपे रुस्तम कुछ है जो मैं अभी इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। तो झटपट पटापट वीडियो को खत्म करते सटासट। दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले एनबीएफसी में 3 अमेंडमेंट्स है एंड इथिक्स में 2 अमेंडमेंट्स है। एनबीएफसी के 3 अमेंडमेंट्स देखो, समरी तो मैंने बना दिया है, समरी तो आपको यहाँ पे दिखेगा, एकदम 10 सेकंड में तुम्हारा हो जाएगा कवर समरी देख के। बट छोटी छोटी जो भी चीजें है ना, वो सारी चीजें हमको यहाँ से देखनी पड़ेगी, सारी चीजें हमको यहाँ से कवर करनी पड़ेगी। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे एनबीएफसी एमएफआई की। जब बात होती है एमएफआई, सर गाली नहीं दे रहा है कोई। एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ऐसे कुछ तो होता है उसका फुल फॉर्म। मतलब क्या होता है सर? मतलब होता है जो छोटे छोटे हाउस होल्ड्स होते हैं, छोटे छोटे हाउस होल्ड्स मतलब क्या है सर? जिसका दोनों मतलब फैमिली का, पति पत्नी का सबका इनकम मिला के 3 लाख से कम है, या फिर शहरों में 6 लाख से कम है, तो जो छोटे छोटे होते हैं ना, उनको अगर एनबीएफसी फाइनेंस करता है, कितना फाइनेंस सर? समझ जाना 2-3 लाख रुपए का, ठीक है? तो 3 लाख रुपए का, तुम्हारे इसमें लिमिट्स वगैरह नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूँ। तो छोटे छोटे फाइनेंस करता है, उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं कि तुम्हारा, जैसे कि जो तुम्हारा ईएमआई होगा वो तुम्हारे मंथली इनकम का 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसी ऐसी छोटी छोटी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है? तो ऐसे जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स है ना, माइक्रो फाइनेंस लोन्स इसको बोलते हैं, ऐसे माइक्रो फाइनेंस लोन्स अगर एनबीएफसी देता है, तो अगर एनबीएफसी लोन देता है, वो क्या होता है? तुम्हारा एसेट होता है। तो एसेट जो है तुम्हारे टोटल एसेट माइनस इंटेंजिबल एसेट, टोटल एसेट माइनस इंटेंजिबल एसेट, इसका 60% या उससे ज्यादा होना चाहिए। 60% या उससे ज्यादा, मिनिमम 60% का मतलब क्या होता है सर? मोर देन और इक्वल टू 60%। अगर ऐसे लोन्स है, कौन से लोन्स? माइक्रो फाइनेंस लोन्स है, तो क्या हो जाएगा? वो एनबीएफसी एमएफआई, अगेन गाली नहीं दे रहा हूं, एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। तो समझ जाना, एनबीएफसी को एमएफआई बनने के लिए क्या होना चाहिए? उसके टोटल एसेट माइनस माइनस इंटेंजिबल एसेट करना मत भूलना दोस्तों, मत भूलना। क्वेश्चन अगर आएगा, आएगा ही आएगा सर। ये अमेंडमेंट्स एग्जाम में आने के कितने चांसेस है? सारे, जितने हो सकते हैं उतने सारे चांसेस है कि कुछ ना कुछ करके एमसीक्यू इधर उधर, क्वेश्चन में मिक्स इधर उधर करके कुछ ना कुछ करके दे देंगे भाई साहब तुमको। समझ जाना, टोटल एसेट करेंगे अपन, जो भी हमारे पास में टोटल एसेट है, मान लीजिए 100 है, उसमें से माइनस करेंगे इंटेंजिबल एसेट, बचे 90। फिर इसका तुमको देखना पड़ेगा, इसका तुमको क्या देखना पड़ेगा? इनमें से तुमको देखना पड़ेगा कि माइक्रो फाइनेंस लोन्स कितने? 60 है, मिनिमम 60% होना चाहिए। अभी यहाँ पे जाने दो परसेंटेज, मैं बता रहा हूँ मिनिमम 60, ठीक है? तो मिनिमम 60 होने चाहिए। और अब यहाँ पे देखो कि अगर अगर एनबीएफसी एमएफआई फेल्स टू मेंटेन द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन द फॉलोइंग पैरा फॉर 4 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, क्वार्टर भाई क्वार्टर तुमको पता होगा कितने क्वार्टर में, या 4 क्वार्टर, 4 क्वार्टर तक तो ठीक है भाई, 4 क्वार्टर से ज्यादा नहीं, 4 क्वार्टर ठीक है। तो 4 क्वार्टर के लिए अगर वो मेंटेन नहीं करता है, तो आरबीआई के पास में एनबीएफसी को क्या करना पड़ेगा? रेमेडिएशन प्लान को सबमिट करना पड़ेगा कि भाई हम इसके ऊपर अभी कैसे एक्शन करेंगे, कैसे एक्शन लेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है? तो अमेंडमेंट्स बहुत सिंपल है, अमेंडमेंट बहुत सिंपल है ये वाला, इसमें कोई दम नहीं है, बस चीजें तुमको समझनी पड़ेगी। टेक्निकल आती है तो जैसे टेक्निकल अगर हम कर ही देते, तो देखो यहाँ पे अगर 110 में कर लेता हूँ, तो 110 माइनस 10 कितना हो गया? 100 हो गया। तो 100 का मिनिमम 60% भाई साहब, तो कितना होना चाहिए? 60 इजिकल टू और मोर देन इजिकल टू होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा एमएफआई में कैटेगराइज हो गया। अगर उससे कम आया, मान लीजिए कि 59 आया, तो 59 अगर आ जाता है, अगर 59 आ जाता है, तो क्या करेंगे अपन? बोलेंगे कि ये क्राइटेरिया जो है वो मेंटेन नहीं हो रहा है, इस वजह से अगर ये 4 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के लिए चलता है, तो क्या करना पड़ेगा? आरबीआई के पास में रेमेडिएशन प्लान को सबमिट करना पड़ेगा। बात खत्म है। तो समरी क्या है सर? एनबीएफसी एमएफआई क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस लोन्स मोर देन इक्वल टू 60% ऑफ टोटल एसेट माइनस इंटेंजिबल एसेट है। अगर फेल्स टू मीट द 60% का कंडीशन फॉर 4 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, तो रेमेडिएशन प्लान को आरबीआई के साथ में सबमिट करना पड़ेगा। बात खत्म। एक सेंटेंस में सारी चीजें हमने कवर कर ली दोस्तों। अब और एक चीज है भाई साहब, और एक चीज क्या है जो पहले है तुम्हारे पास में? क्या है सर? एनबीएफसी प्राइमरीली एंगेज्ड इन लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी
तो 50% से ज़्यादा 50% और मोर अगर गोल्ड या तुम सिल्वर के लोन्स देते हो, गोल्ड ज्वेलरी के लोन्स देते हो, तो तुमने मिनिमम टीयर 1 कैपिटल कितना रखना है 12%। सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, चौथी के बच्चे को पता है, ठीक है। किसका देखना है? एग्रीगेटेड रिस्क वेटेड एसेट ऑफ ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ रिस्क एडजस्टेड वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट आइटम, ऑफ ऑन बैलेंस शीट एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम का, ठीक है। ये सबको पता है। तो सर यहाँ तक तो सारी चीजें ठीक थी। अब इसके आगे उन्होंने क्या किया है पता है क्या? अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो उन्होंने बोला है कि जो डायरेक्शंस इशू की है ना, उसमें तुमको 3-4 चीजें अच्छे से देखनी है। कौन से सर? ये जो ऑन बैलेंस शीट आइटम, ऑफ बैलेंस शीट आइटम हम बात कर रहे हैं, वो चीज तुमको अच्छे से देखनी है। उसके साथ में डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये अच्छे से देखनी है। सर इसको हमने कभी देखा है क्या? एक मिनट देना मुझे, ये देख लो 200 देख लो इधर। मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन किया था, इसमें मैंने सारी चीजें कवर करी थी सर। वो क्वेश्चन में देखो, मैंने आपको कहा था, मैंने आपसे कहा था क्या, अगर बस डीटीएल है तो उसको इग्नोर करो, डीटीए एंड डीटीएल शोन है तो डिडक्ट नेट डीटीए। मैंने आपको अच्छे से बताया था, हालांकि सिलेबस का कवरेज नहीं था, बट अपन भाई साहब इतना घुस घुस के कंसेप्चुअली क्लियर करते। जिसको भी ये नहीं समझा ना, मैं आपको 1 मिनट और अच्छे से बता देता हूँ। देखो सर, हम ओन फंड्स का कैलकुलेशन करते, ठीक है। आओ ओन फंड्स में आ जाओ। ओन फंड्स का एक कैलकुलेशन तुम्हारे पास में, इसमें ये सारी चीजें हम ऐड करते और उसमें से हम लेस करते क्या? एक्यूमुलेटेड लॉसेस, गुडविल एंड डीटीए। ये जो डीटीए अपन लेस करते ना ओन फंड्स के कैलकुलेशन के लिए, उसके बारे में हमने बात किया था कि डीटीए अगर है तो उसको नेट, अगर है नेट डीटीए को करो। डीटीएल है तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हारा डिटेल आता नहीं है। तो डीटीएल नेट में है तो छोड़ दो, बस जो डीटीएल है उसको इग्नोर करो। डीटीए अगर है तो उसको लेस करो, अगर नेट डीटीए है तो भी उसको लेस करना है। ये मैंने बोला था आपको, बहुत अच्छे से समझाया था, हर एक चीज कवर करके दिया है मैंने। बस मैंने आपको एक बार याद दिला दिया कि भाई हमने किया भी है। अगर आपको याद नहीं है तो हमने बहुत अच्छे से सारी चीजें पहले ही कवर कर दी है भाई, टेंशन नको, ठीक है। अगर आपने मुझसे किया है ना क्लास, सब यूट्यूब के ऊपर है भाई, सब यूट्यूब के ऊपर है, ठीक है। तो बस हमको क्या करना है, कंप्लायंस और जो डायरेक्शन है उसका कंप्लायंस हमको चेक करना है कि ऑन बैलेंस शीट, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, डीटीए डीटीएल, उसका तुमने ट्रीटमेंट वगैरह सही से दिया है क्या। और दूसरी चीज क्या है सर? आरबीआई लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कोलैटरल डायरेक्शंस किधर गया? डायरेक्शंस 2025। इसके जो इंस्ट्रक्शंस है इस डायरेक्शंस के, उसको कंप्लाई किया है क्या, ये देखना है सर। ये जो डायरेक्शंस इशू किए हैं वो डेटेड कब है? June 6, 2025। सर ऊपर एक चीज हमने बताना रह गया कि ये सर्कुलर जो ऊपर इशू किया था उसका भी डेट June 6, 2025 है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए सीए फाइनल के लेवल पे, लेकिन क्या पता, आईसीआई का कुछ भरोसा तो है नहीं। तो June 6, 2025 को ये सर्कुलर जो भी था, नंबर मत याद करो भाई इतना कोई, ठीक है। और यहाँ पे भी डेट क्या है? June 6, 2025, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है कौन से सर? आरबीआई, मतलब तुम लिखोगे कैसे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड सिल्वर कोलैटरल डायरेक्शन 2025। एक कब इशू हुआ था? डेटेड June 6, 2025। एज अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एज एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, बट नो लेटर देन April 1 of 2026। मतलब कहना क्या चाहता है, जैसे ही तुमको जमता है फटाफट उसको क्या करो, उसका कंप्लायंस इंश्योर करो, उसको तुम क्या कर लो, इंस्ट्रक्शंस को अप्लाई करो। लेकिन नॉट लेटर देन कब? 1 April 2026। लेकिन हम तुमको टाइम देते, कब तक का देते? 1 April 2026। तो सर एमसीक्यू वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेट तुमको हो सकता है। देखो अमेंडमेंट है ना, तो कुछ नहीं छोड़ेंगे भाई, एक भी मार्क आता है तो नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे भाई? हमारा जेब का है, ठीक है। तो समरी में इतनी सी बात आती है सर, ऑन ऑफ बैलेंस शीट एसेट डीटी एंड डीटीएल, इसको डायरेक्शन के हिसाब से चेक करो। एंड कंप्लायंस विद आरबीआई लेंडिंग अगेंस्ट गोल्ड सिल्वर कोलैटरल डायरेक्शन, उसको 1 April 2026 के पहले कंप्लायंस तुमको इंश्योर करना पड़ेगा। मतलब क्या है सर? ऊपर की जो चीजें थी वो पहले से है भाई, हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? गोल्ड वाले जो एनबीएफसी होते हैं ना, उनका जो क्या, गोल्ड वाले मतलब क्या, जिनका एसेट का 50% या उससे ज्यादा क्या है गोल्ड वाले लोन से, उनको क्या करना है, टीयर 1 कैपिटल जो है ना उनको 10%, नॉर्मल कितना होता है 10%, इनके लिए कितना होता है 12% उनको रखना है। ये तो हमने देख लिया भाई, इसमें तो हमको कोई डाउट नहीं था। एडिशनल क्या चीजें थी, बस ये चीज फालतू सी चीज, बहुत फालतू भाई। क्या मतलब, क्या ऑन ऑफ बैलेंस शीट एसेट जो होते हैं डीटीए डीटीएल होता है, उसको डायरेक्शन के हिसाब से कर लो। तो भाई कर लेंगे ना, वो तो वैसे भी हमको करना ही पड़ेगा, उसमें क्या ऑप्शन है हमारे पास में। और कंप्लायंस विद
आरबीआई का लेंडिंग वो जो डायरेक्शन है उसको 1 अप्रैल 2026 से पहले कर लो, तो भाई ठीक है कर लेंगे। और एक चीज छोटी सी बहुत हल्की सी चीज ऐड किया है इन्होंने, एडिशन ऑफ आरओयू एसेट टू द अदर एसेट्स डेफिनेशन इन वेटेड रिस्क एसेट। वेटेड रिस्क एसेट का जो तुमको टेबल है वो तो याद होगा कि किसको कितना कितना वेट देना है, रिस्क वेट कितना देना है, कैश को कितना रिस्क वेट देना है भाई, आज 0, फिर ऐसे ऐसे करके अपन करते हैं 20%, 50%, ये सारी चीजें 100%, 125% भी देते। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे अदर एसेट है ना तो क्या करते हैं वहां पे 100%, 100% रिस्क एसेट है ये, ऐसा मानते, रिस्क देते, वेट्स देते। तो यहाँ पे देखो ऑन बैलेंस शीट आइटम्स टेबल गिवन, जो भी मॉडल में दिया है जो तुमको पता है वो टेबल, उसमें जो सबसे आखिरी अदर एसेट आता है, सबसे एंड में अदर एसेट आता है, वो अदर एसेट में भी और एक अदर आता है, मतलब अदर में भी अदर आता है, अदर टू बी स्पेसिफाइड, उसको बस तुमने क्या करना है, चेंज करना है, क्या, अदर्स टू बी स्पेसिफाइड इंक्लूडिंग आरओयू एसेट। मतलब क्या है कि अल्टीमेटली आरओयू एसेट भी अदर एसेट का पार्ट है। तो ध्यान क्या देना है सर, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेंबर कि आरओयू एसेट के लिए 100% रिस्क वेट लगेगा। समझे क्या, समझे क्या, 100% रिस्क वेट लगेगा। उसके बाद में प्रोफेट, तो यहाँ पे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपको 1 मिनट में समराइज करना चाहूँ तो यहाँ पे आओ, सबसे पहले एनबीएफसी एमएफआई के बारे में बात करेंगे। एनबीएफसी एमएफआई में क्या है, तुम्हारा मिनिमम 60% एसेट होना चाहिए, किसका, टोटल माइनस इंटेंजिबल, करना मत भूलना। इन माइक्रो फाइनेंस लोन्स 4 क्वार्टर के लिए नॉन कंप्लायंस है तो रेमिडिएशन प्लान आरबीआई को सबमिट करना पड़ेगा। किसने करना है सर, एनबीएफसी ने करना है, ठीक है। गोल्ड लोन का जो एनबीएफसी है वहां पे क्या सीन है सर, 12% तुमको टीयर 1 कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। आरबीआई के गोल्ड सिल्वर लेंडिंग डायरेक्शन को कंप्लाई करना पड़ेगा, कब तक, 1 अप्रैल तक। एंड ये जो चीज है उसको डायरेक्शन के हिसाब से देख लो। एंड आरओयू एसेट में कोई नहीं, बस अदर एसेट में, अदर्स टू बी स्पेसिफाइड में तुमको आरओयू एसेट को ऐड करना है, बात खत्म। अब सर एक और चीज है यहाँ पे, प्रोफेशनल इथिक्स में तुम्हारे 2 अमेंडमेंट्स है, ठीक है सर। यहाँ पे ध्यान से देखना है सर, बहुत ध्यान से, बहुत आराम से जाएंगे, बहुत ध्यान से देखना है। ऑन पेज जो भी है, ठीक है, बात कहाँ पे हो रही है, क्लॉज 9 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। सबसे पहले कहाँ पे, फर्स्ट शेड्यूल में क्लॉज 9 तुमको पता है, क्लॉज 9 जो भी बात करता है कि एक्सेप्ट कर रहे हो तुम अपॉइंटमेंट, ठीक है, एज ए ऑडिटर ऑफ अ कंपनी विदाउट फर्स्ट असर्टनिंग, तो एक्सेप्ट एंड असर्टनिंग वेदर द कंडीशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 225 ऑफ कंपनीज एक्ट। सर यहाँ पे जो आईसीआई का मॉडल जिन्होंने मई 25 का देखा है ना, वहां पे क्या चीज है, जो ऊपर यहाँ तक है ना, यहाँ तक चीज है, ठीक है, 1956 तक। मतलब क्या बात करता है, सेक्शन 225 कहाँ पे, क्लॉज में सर। क्लॉज में क्या चीज आती है सर, फिर से आराम से समझना है इस चीज को। क्लॉज में क्या बात होती है, सेक्शन 225 ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से देख लेना, बात खत्म। क्लॉज के नीचे आईसीआई के मॉडल में उन्होंने बोला है कि सेक्शन 139 एंड 140, सर मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सेक्शन 139 एंड 140 का कंप्लायंस तुमको कंपनीज एक्ट 13 के हिसाब से चेक करना है। कहाँ पे लिखा है सर, आईसीआई में का जो मई 25 का जो तुम्हारा मॉडल था उसमें लिखा है, ठीक है सर। अब जो मई 26 के लिए नए जो आईसीआई के मॉडल्स आए हैं तुमको नहीं पता है, उन्होंने उसमें क्या किया है, उन्होंने उसमें ये चीज को मेंशन किया है और ये चीज को भी मेंशन किया है, मतलब जो नया अपडेटेड क्लॉज है वो उसमें डाल दिया है, बट पुराने में ये था सर। तो ध्यान देने की बात क्या है, मैं इतना जोर देके क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, बच्चे 100% गलती करेंगे ही करेंगे और बहुत सारी चीजें गड़बड़ होगी। सर गड़बड़ क्या क्या होगी मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ, मुझे ना दोनों अमेंडमेंट प्लीज एक बार करने दो, उसके बाद में मैं तुमको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, सेक्शन 225 था, उसमें अब ऐड क्या हुआ है, सेक्शन 139 टू 141। सर टू, पहले क्या था 139 एंड 140, दो ही सेक्शन थे पहले, 139 एंड 140 था, अब क्या हो गया 139 टू 141, मतलब क्या 139 140 141, 3 सेक्शन आ गए। पहले 2 ही सेक्शन थे, अब कितने सेक्शन है सर, 3 सेक्शन है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर लॉ। एनी अदर लॉ का मतलब क्या होता है सर, जैसे बैंकिंग एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट है, उसमें उसमें जो तुम्हारा ऑडिटर एक्सेप्ट करने का जो रिक्वायरमेंट है, ऑडिट एक्सेप्ट करने का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी तुमको चेक करना होता है। ये जो चीज है ना, ये सारी चीजें तुमने ध्यान देनी है, सारी चीजें, क्योंकि अमेंडमेंट है ना, इसमें कोई भी चीज नहीं छोड़नी है। तो मैंने क्या कहा,
225 सेक्शन रखेंगे 1956 का, 139 टू 141 2013 का, एंड एनी अदर लॉ पर्टेनिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच। वो कंप्लाई हुआ क्या, वो बाकी सारी चीजें, ठीक है सर। मैंने जब नोट्स बनाए ना, तो मैंने क्या किया, ये सेक्शन जो है 225 उसको हटा दिया था। मैं बोला ठीक है भाई, हो गया 1956 का निकल के, अब क्या करोगे। तो मैंने क्या किया, 139 एंड 140 बस ये सेक्शन रखा था, बात खत्म। सिंपल सी यही चीज हमको देखनी होती है, बात खत्म। अब आपको क्या ध्यान देना है, आपको सेक्शन 225 मेंशन करना है, 139 एंड 140 की जगह पे 139 टू 141 मेंशन करना है, एंड एनी अदर लॉ ए भी मेंशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन के बारे में अब समझते हैं सर, 225 इन्होंने क्यों रखा है। देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि जब 1956 वाला कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल था, कब था, 2013 से पहले 2012 में, तब अगर तुमने अपॉइंटमेंट गलत एक्सेप्ट किया है तो अब तुमको गिल्टी करने के लिए क्लॉज तो होना चाहिए ना, एक तो चीज हो जाती है। तो ये बात छोड़ो कि तब का अब क्यों किया है, बात खत्म, 225 रख लो। सर तुमने क्यों नहीं रखा, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इरिलेवेंट सी चीज आती है, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में क्या होता है, जिस टाइम पे जो लॉ एप्लीकेबल था उस लॉ के हिसाब से जाओ ना भाई। अभी जाके तुम पीछे कैसे कर सकते हो रेट्रोस्पेक्टिवली वो सब चीजें, तो सारी चीजें छोड़ दो, बस ध्यान में रखो सेक्शन 225 वैसे कुछ काम का है नहीं, बस याद रखो। फिर क्योंकि अमेंडमेंट है इस वजह से याद रखो, नहीं तो कुछ काम का नहीं है। 139 एंड 140 की जगह पे 139 टू 141 याद रखो। क्यों याद रखो, इतना जोर से क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे जो सेक्शन आया ना वो कंफ्यूज कर देगा। तो याद रखो 139 टू 141 किया है उन्होंने, एंड एनी अदर लॉ भी याद रखो, क्योंकि बैंकिंग एक्ट दे देंगे, बैंक को मिक्स करके देंगे, इंश्योरेंस तो वैसे हमारे सिलेबस में अभी है नहीं, पहले था, बट दे देंगे कुछ तो नहीं क्या गड़बड़ करके। तो ये चीज तुमने याद रखी, अभी के लिए इतना याद रखो। उसके बाद में आओ क्लॉज 5 इन पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल। सर ये सारी चीजें कौन सी है, बड़े महापाप महापाप सेकंड शेड्यूल, महापाप महापाप में पार्ट 2 में 4 क्लॉजेस है, 4 क्लॉजेस में अभी ये 5वां ऐड हो चुका है। 5वां क्लॉज क्या कहता है, गिल्टी कब होगा, एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो सर क्या इसका मतलब ये है कि इसमें सारे क्लॉजेस आ गए, एक क्लॉज लाया क्यों है, कंपनीज एक्ट के सारे प्रोविजंस इसमें आ गए, ऐसा है क्या। तो अगर सारे प्रोविजंस आ गए तो ऊपर का जो पॉइंट है 139 टू 141 इसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे, बताओ सर बताओ क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जहाँ पे स्पेसिफिक चीजें आती है तो हम स्पेसिफिक्स में जाते हैं, जहाँ पे जनरल चीजें आती है तो अपन जनरल में जाते हैं। तो क्या करेंगे सर, जहाँ पे जनरल चीजें आ जाती है, जैसे 141 के आगे जो वाले सेक्शन है उसमें तुम क्या करोगे, क्लॉज 5 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल लगा दोगे। अगर 139 से 141 के अंदर भी तुमको देखना पड़ेगा कि हुआ क्या है। सर क्या मतलब, देखो अभी जो भी मैं बता रहा हूं ना ये मेरा खुद का ओपिनियन है, इसके ऊपर ऐसे के क्वेश्चन नहीं बने हैं, ये सबसे मतलब फालतू सी बात है, ठीक है। ऐसे के क्वेश्चन बने होते तो मजा आ जाता, क्वेश्चन नहीं है इसकी वजह से हमको अपना अपना जजमेंट लगाना पड़ रहा है। तो समझ जाना कि अगर मान लो सेक्शन 141 है, ठीक है, इसमें अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो कहाँ पे गिल्टी करेंगे सर, क्लॉज 9 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में करेंगे, या फिर क्लॉज कौन सा ये 5 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल में करेंगे, कैसे समझेगा। तो ध्यान देना, सिंपल सी चीज मैं क्या कहता हूँ, मेरे हिसाब से ये सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पे बात होती है एक्सेप्ट एन अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी विदाउट फर्स्ट असर्टनिंग। मतलब यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, जब तुम कंपनी के ऑडिटर बनने जा रहे हो, मैं क्या बोला, जब तुम कंपनी के ऑडिटर बनने जा रहे हो तब तुमको देखना है कि सेक्शन 139 टू 141 का कंप्लायंस तो हुआ है ना, इसमें कोई गड़बड़ तो है नहीं ना, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं है ना। ये सारी चीजें तुमको कब देखनी है, जब तुम ऑडिटर बनने जा रहे हो। अगर ऑडिटर बनने जा रहे हो ऐसा क्वेश्चन में दिया है, एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर असर्टनिंग, ये सारी चीजें अगर उसमें है, असर्टन करना है तुमको रिक्वायरमेंट को, तो कहाँ पे आ जाओगे सर, क्लॉज 9 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में आओगे। और सर यही 141 वगैरह की चीजें हैं जहां पे तुम डिस्क्वालीफाई होते हो बाद में मतलब ऑडिटर बन गए उसके बाद में डिस्क्वालीफाई हो गए। मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के जो क्लॉज है ना, ऑडिटर बनने के बाद में मान लीजिए कि तुमने कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया या फिर लोन ये वगैरह जो इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो, सारी चीजें जो तुम्हारे कंपनीज एक्ट में है वो चीजें बाद में हो जाती है। तो कहाँ पे आएगा सर,
क्लॉज 5 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो, एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, मतलब तुम ऑडिटर बन चुके हो, अभी बनने तक कहाँ पे जाओगे, क्लॉज 9 में जाओगे, बन चुके हो। इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, मतलब यहाँ पे क्या है, एक्ट एज एन ऑडिटर, ऑडिटर तुम एक्ट कर रहे हो इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के कॉन्ट्रावेंशन में तुम क्या कर रहे हो, एज ऑडिटर एक्ट कर रहे हो। मतलब तुम क्या हो रहे हो, बाद में जाके ऑडिटर बनने के बाद में डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, तो अप्रोप्रिएट एक्शन वगैरह नहीं लेते हो। ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएगी, तो ये चीज तुमको ध्यान देनी है सर। उसके बाद में यहाँ पे समरी में एक बार देख लेना, एक्सेप्ट ऑडिट आफ्टर असर्टनिंग, ये दो चीजें तुम्हें ध्यान देना, एक्सेप्ट एंड असर्टनिंग 139 to 141 ध्यान देना, और एनी अदर लॉ भी ध्यान देना, बैंकिंग इंश्योरेंस एक्ट जो भी आता है। एंड क्लॉज 5 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल का है भाई साहब, सेकंड शेड्यूल महापाप वाला है, महापाप वाला है, तो ये भाई घोर घोर महापाप वाला है, वो चीज तुमने ध्यान देना है। एक्टिंग एज ऑडिटर इन वायलेशन ऑफ कंपनीज एक्ट इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, बात खत्म सर। बहुत ही घुस घुस के मैंने वो सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है, जहाँ पे भी 1 2 3 4 5 मार्क का कितना भी क्वेश्चन आता है मैंने बताने की कोशिश करी है। वैसे मैं इसको 10 मिनट में खत्म कर सकता था, बट डिटेल में कंसेप्चुअली क्लैरिटी के साथ में सारी चीजें मैंने डिलीवर करने की कोशिश करी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।